Hello, students. So, welcome you all to this session. And obviously, today the session is going to be a super amazing session. Actually, today I'm not going to discuss any numerical from DC Pandey, but rather I'm going to discuss and analyze a numerical, a question which has been asked by some student. Well, as far as the question is concerned, it seems to be a tougher one, but if you go by your concepts now, you will be able to solve this question very easily. तो दिखने में तो पहली बार ये सवाल वाकई एक अच्छा सवाल, एक अच्छे टफ प्रॉब्लम के रूप में दिख रहा है, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांत से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल आसानी से आपसे सॉल्व हो जाना है। अब सवाल के अंदर क्या पूछा गया जरा देखें। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि देयर आर टू स्फीयर्स ए एंड बी, आउट ऑफ विच ए इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन एट ए स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ दे आर आस्किंग कि इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्फीयर बी। तो भाई सवाल ये उठता है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करें, क्या अप्रोच ले इसके लिए। तो अगर टॉपिक की बात करें तो ये तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल है जी, ये रोटेशनल का सवाल नहीं है। दिखने में हो सकता है रोटेशन का आपको लगे या कॉलिजन टाइप का किसी टॉपिक का आपको सवाल लगे, लेकिन ये सीधा साधा न्यूटन्स लॉ का सवाल है, पहली बात। दूसरी चीज, आपको यह भी मालूम पड़ जाना चाहिए सवाल पढ़ते कि ये किस सब टॉपिक का सवाल है। ऑलराइट, तभी आप सही दिशा में सही सिद्धांत के साथ क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ पाओगे। अब किसी स्टूडेंट को ये लगे कि ये न्यूटन्स लॉ का नहीं, ये रोटेशन का सवाल है, जैसे दो स्फीयर्स अपने को दिख रही हैं, तो मामला तो वहीं पे चौपट हो जाएगा, मामला वहीं चौपट हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए किस टॉपिक का, किस सब टॉपिक का इसके अंदर लगना क्या है, तब तो जाके मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे। तो ये तो तय हो गया कि ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। अब अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो कंस्ट्रेंट मोशन सब टॉपिक का ये सवाल है। अब आपको टॉपिक सब टॉपिक के बाद यह भी मालूम होना चाहिए कि ये उस सब टॉपिक के किस माइक्रो टॉपिक का सवाल है, अगर वह टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके अंदर खूब सारे माइक्रो टॉपिक्स हो। तो ये जो सवाल है बेटा, ये सवाल कंस्ट्रेंट मोशन का तो है, लेकिन कौन सा कंस्ट्रेंट मोशन, तो वो है वेज कंस्ट्रेंट। कौन सा? वेज कंस्ट्रेंट का सवाल है। अब आप कहोगे वेज कंस्ट्रेंट कैसे सर, क्योंकि इसके अंदर वेज तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे। तो भाई ऐसा है कि बेशक इसके अंदर वेज नजर नहीं आ रहा, वेज नजर नहीं आ रहा, कोई मूविंग दो इंक्लाइन प्लेन्स या दो ऐसे वेजेस आपको मूविंग हालत में नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो सिद्धांत लगने वाला है वो वेज कंस्ट्रेंट के लगने वाला है। तो वेज कंस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं कि दिखने में वो वेज ही हो, दिखने में वो वेज ही हो, उसके अंदर वेज वाली बातें होनी चाहिए। तो अभी डिटेल में देखते हैं क्या चीजें होती है उसके अंदर, तब आपको चीजें समझ में आएगी, खुल के सारी चीज सामने आएगी। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ रखा है उन्हें मालूम है कि किस तरीके के सवाल उसके अंदर पूछे जाते हैं, और यूजुअली जो क्वेश्चंस उसके अंदर आप लोगों ने कर रखा होगा वो वेज के ऊपर, जिसके अंदर वेज का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कम से कम एक इंक्लाइंड सरफेस हो, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन, मूविंग इंक्लाइंड प्लेन को अपन वेज कहते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वही सवाल वेज कंस्ट्रेंट के अंदर देख रखा है। इस हिसाब से यह सवाल थोड़ा ट्रिकी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई दिखने में क्योंकि ये वेज नहीं है तो इस वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम से वेज कंस्ट्रेंट स्ट्राइक करना मुश्किल है, लिहाजा ये उनके लिए थोड़ा सा टफ जोन में चला जाता है सवाल। लेकिन ये उन्हीं के लिए टफ जोन में जाएगा जिन स्टूडेंट्स को ये पहचान में ना आ पाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको सही से पहचान लेंगे
जो स्टूडेंट्स इसको सही से पहचान लेंगे उनके लिए तो 2 मिनट का काम है ये। 2 मिनट में नहीं लगने उनके लिए, तो मिनट भर में क्वेश्चन साफ हो जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। वेज कंस्ट्रेंट सही सही, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, चलो देखते हैं। तो वेज कंस्ट्रेंट जो सब टॉपिक है, इनफैक्ट जो माइक्रो टॉपिक है, उसके अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले बात ये आती है कि वेज कंस्ट्रेंट कब लगाएंगे आप, जब दो रिजिड, ध्यान से सुने, जब भी दो रिजिड कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ऐसे दो रिजिड सरफेसेस हो जो आपस में रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो, उनके बीच में कुछ मोशन वगैरह हो रही हो, यानी वो दोनों बॉडीज मोशन में हो, कॉन्टैक्ट में रहते हुए उन दोनों के बीच में मोशन हो रही हो, दोनों मूव कर रही हो। ऑलराइट, तो यहां पे तो वैसे कुछ दिख रहा है अपने को। बेशक ये दो बॉडीज वेज के रूप में नहीं दिख रही, लेकिन इनके अंदर उस वेज कंस्ट्रेंट में इंक्लूड होने वाली सारी खूबियां मौजूद है। एक तो ये दोनों के दोनों रिजिड है, और दूसरा इनके बीच में ध्यान से देखो रेगुलर कांटेक्ट बना हुआ है। ऑलराइट, रेगुलर कांटेक्ट बना हुआ है, तो वेज कंस्ट्रेंट लग जाएगा। वेज कंस्ट्रेंट के अंदर आपको ध्यान होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे ध्यान देंगे कि वेज कंस्ट्रेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे बॉडी की वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और वेलोसिटी नहीं, एक के एक्सीलरेशन को भी आप दूसरे के एक्सीलरेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। यानी एक की एक्सीलरेशन दे दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली जाएगी, या तो ऐसे सवाल आ जाएंगे सीधे सीधे, एक की वेलोसिटी दे दी गई, दूसरे की पूछ ली गई, जैसे ये वाला सवाल है। अदरवाइज सवाल ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर दोनों की वेलोसिटीज नहीं मालूम, दोनों अननोन, दोनों के दोनों अननोन, पूरा का पूरा आपको न्यूटन्स लॉ, एबीडी वगैरह लगा के सारी चीजें करनी है, दोनों के एक्सेलरेशन a1 a2 मानना है, और क्योंकि दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो अननोन है a1 a2, तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट मोशन से। कंस्ट्रेंट अर्थात मजबूरी, कंस्ट्रेंट अर्थात मजबूरी, यानी कि मजबूरी की इक्वेशन, अर्थात मजबूरी की इक्वेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एक मजबूरी है कांटेक्ट में रहने की, उसके लिए इनके वेलोसिटीज को एक प्रॉपर रिलेशन में बांधना ही पड़ेगा, और उसी रिलेशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन या फिर मजबूरी वाली रिलेशन। तो इसके लिए भी अभी अपन लिखेंगे मजबूरी वाली इक्वेशन कौन सी इनकी, देखते हैं चलो। तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो, वेज कंस्ट्रेंट का जहां तक सवाल है तो उसके अंदर सबसे जो पहला स्टेप आता है वो स्टेप ये होता है कि दोनों बॉडीज की अपने को क्या मालूम होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो यूजुअली एक की दे रखी होती है, जैसे इसके अंदर भी दे रखा है, और दूसरे की हमें खुद से आइडेंटिफाई करनी होती है, पता करना होता है कि दूसरा जो अननोन बॉडी है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बारे में पूछा गया, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो डायरेक्शन आप सोचो, निर्धारित करो कि वो जो अननोन बॉडी है वो जाएगा तो किधर जाएगा। जैसे इस केस के अंदर ये जो बॉडी है बी, ये अननोन बॉडी, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। अब सबसे पहले सर्वप्रथम तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो बी है ये जाएगा तो जाएगा किधर। हालांकि ऑप्शन के रूप में इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो नीचे डाउन द प्लेन आ जाए या फिर अप द प्लेन चला जाए। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना, और सिचुएशन ये कह रहा है, सिचुएशन चीख चीख के कह रहा है कि भाई जैसे ही ये ए नीचे की ओर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो बी है ये ऊपर की ओर जाएगा। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसके अंदर जो बी है उसकी जो डायरेक्शन होगी मोशन की, दैट विल बी अप द इंक्लाइन प्लेन। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप क्या करो, उस अननोन बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है, वो जो अननोन बॉडी है ना उसकी वेलोसिटी को अज्यूम करना है। कुछ भी अज्यूम कर लो, वी नॉट अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसके अंदर हम ये मान लेते हैं चलो कि ये जो बी है जिसकी वेलोसिटी पूछी गई है, मान लेते हैं कि वो कितने से ऊपर जा रहा है, v0 से ऊपर की ओर जा रहा है, अप द प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन। ठीक, जाने देते हैं इसको, अभी पकड़े में आ जाएगा कि कितने स्पीड से भाई साहब ऊपर जा रहे हैं। तो इसके अंदर बात ये आ गई कि यदि एक नीचे की ओर आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरा अब ऊपर की ओर कितने मीटर पर सेकेंड से भागेगा। तो ये दूसरा स्टेप था। पहला था आइडेंटिफाई करो, दूसरा था अज्यूम करो। ठीक है, अज्यूम भी कर लिया। आगे आगे क्या करना है आपको, आगे आपने कंस्ट्रेंट लगाना है। क्या लगाना है, कंस्ट्रेंट लगाना है। कौन सा कंस्ट्रेंट है भाई, कौन सी मजबूरी है यहां पे। तो जो मजबूरी यहां पे है बेटा वो ये है कि जब भी, याद रखें, जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो याद आ रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो अच्छे से बिल्कुल मेरी बातों पे ध्यान दे कि भाई इसके अंदर मजबूरी ये होती है कि अगर तो दोनों को साथ में बने रहना है, कांटेक्ट में बने रहना है, तो एक ही तरीका है कि दोनों के वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, बड़े ध्यान से सुने, दोनों के वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स होंगे किधर, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, किधर, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो हम ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि यहां पे मजबूरी क्या है, मजबूरी ये है कि दोनों के वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दिशा भी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों, कहने का मतलब दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में, इस केस में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो कौन सा होगा, यस, ये टेंजेंशियल सरफेस। तो इस केस में इस टेंजेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दिशा सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, अर्थात स्पीड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए इस दिशा में। यह मजबूरी है। सो दिस इज योर वेज कंस्ट्रेंट। वेज की मजबूरी यह है कि अगर रेगुलर कांटेक्ट में बना रहना है तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस उनकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है दे शुड बी इक्वल। अब आपको करना क्या है, अब आपको यह करना है कि बड़े ध्यान से, कायदे से, ये जो भी फिगर दे रखा है इसके अंदर जो भी उन्होंने कलाकारी कर रखी है उस कलाकारी को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हुए हमें यह करना है कि इन दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने, कंपोनेंट्स निकाल लेने परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस की अगर हम बात करें, यहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस ध्यान से देखें टेंजेंशियल है, तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, अरे वाह, टेंजेंट का परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, बचपन से पढ़े। फिर तो ये सवाल और भी आसान हो गया, इनफैक्ट और भी खूबसूरत हो गया, और भी खूबसूरत हो गया कि आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों के रेडियस के अलोंग दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेना है इस डायरेक्शन में। और आपको अच्छे से मालूम है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एंगल। तो अब आप क्या कर लो कि बचपन की जो सारी आपकी जानकारियां हैं, जो आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी है, उस ज्योमेट्री को लगाओ। बचपन की जो ज्योमेट्री की जानकारी आपके पास, उस ज्योमेट्री की जानकारी को लगाओ, और ये जो उन्होंने कारस्तानी कर रखी है, जो उन्होंने इसके अंदर ये सब रायता फैला रखा है इसको साफ करो और ये एंगल कहीं ना कहीं से आप ढूंढ निकालो। ऑलराइट, तो करना कुछ भी नहीं है, आपको चीज एकदम सिंपल शॉर्ट क्लियर हो चुकी होगी अब तक कि भाई जो भी इसके अंदर ये आपको ज्योमेट्री की चीजें दे रखी है, जो भी मेजरमेंट्स आपको दे रखी है, इसको सॉर्ट आउट करके आपको ये एंगल निकाल लेना है। और जैसे एंगल निकल के आ गया, कंपोनेंट पता लग गया, कंपोनेंट पता लग गया, और जैसे ही कंपोनेंट पता लग गया, दोनों के कंपोनेंट को उठा के इक्वेट कर दो, सीधे आंसर, सीधे आंसर, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्ली, तब जाके वक्त लग रहा है, लेकिन आप यदि खुद स्वयं सॉल्व करोगे इसको सीखने के बाद, यू विल टेक लेस देन 1 मिनट, यू विल टेक लेस देन 1 मिनट, हार्डली यू विल टेक 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं इसके अंदर। ऑलराइट, तो अगर हम इसके अंदर कैलकुलेशन की बात करें तो भाई कुछ ऐसी मेजरमेंट्स गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये 19 मीटर गिवन है और ये आपको 17 मीटर गिवन है। तो इसके अंदर यदि हम बड़े ध्यान से देखें ये जो रेडियस है निश्चित रूप से ये 5 है,
दे रखा है इन्होंने। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी निश्चित रूप से 5 होगी, और ये डिस्टेंस 5 होगी, तो शायद यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये 12 मीटर्स होगा। तो अगर ये 12 मीटर है और हम इस ट्रायंगल के अंदर फोकस करें तो एक साइड तो भाई पता लग गया, एक साइड तो पता लग गया। अब जहां तक इस एंगल का सवाल है तो ये एंगल देखो 90 डिग्री होगा। कैसे? नीचे आओ, इधर इधर देखोगे तो ये 30 ये 60 दे रखा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल 90 तो ये भी 90 होगा। ऑलराइट, तो भाई एक एंगल ये भी आपको मालूम पड़ गया 90 डिग्री होगा, यानी कि आपको ये पता लग गया अच्छे से कि इसके अंदर यू आर गोइंग टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर यू आर गोइंग टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अंदर आपको एक साइड तो ऑलरेडी पता चल चुका है 12 मीटर, लेकिन इसके अंदर ए का रेडियस आपको मालूम नहीं, तो ए का रेडियस अपन मान लेते आर, कोई दिक्कत नहीं, निकल के आ जाएगा। और इसकी अगर रेडियस आर है तो शायद ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 5 प्लस आर। कितना हो जाएगा? 5 प्लस आर। यानी ट्रायंगल के अंदर एक साइड 12 पता लग गया, दूसरा साइड 5 प्लस आर पता लग गया, तीसरा साइड क्या है? तीसरा साइड में तो ये अपने को कुछ 19 दे रखा है, तो भाई अगर आपको 19 दे रखा है, ये आपने आर मान रखा है, तो ये कितना बना? ये बना 19 माइनस आर। वेरी गुड। क्या बना? 19 माइनस आर, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आर के टर्म्स में, बड़े ध्यान से देखें, आर के टर्म्स में आपको तीनों साइडें पता है। एक तो अपने आप में कंप्लीट मालूम है, 12 नोन है, बाकी जो दोनों अननोन दिख रहे हैं उसके अंदर आर के टर्म्स में आपको चीज मालूम है, एक तो 5 प्लस आर है और एक 19 माइनस आर है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगना है, और पाइथागोरस लगते ही आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यदि आप पाइथागोरस लगाते हो तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 19 माइनस आर का होल स्क्वायर कर दो। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो ये रहा 361 प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर माइनस 2ab बोले तो 38 आर। 19 का डबल कितना? 38 आर। तो इन दोनों साइड्स का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ऑलराइट, तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने 12 का स्क्वायर और 19 माइनस आर का होल स्क्वायर कर दिया। इनको ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है ये जो तीसरा साइड है जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 प्लस आर का स्क्वायर आ जाना है ये, और 5 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस आर स्क्वायर प्लस यस 10 आर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दोगे तो भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो सीधे कैंसिल हो गया। और यदि हम देखें 144 प्लस 361 माइनस 25 यदि आप करते हो तो हिसाब किताब बैठता है 480। कितना बैठेगा? 480, 480। और बाकी अगर हम देखें तो सिर्फ आर वाले दो टर्म अपने को दिख रहे हैं, वो बन जाएगा 38 प्लस 10 यानी कि 48 आर। बोले तो अपने पास एक इक्वेशन आ गया 48 आर इक्वल टू 480। तो भाई सीधे सीधे निकल के आया, देखो आर इक्वल टू कितना, क्या बात, 10 निकल के आई। तो मैंने कहा ही था कि मजबूरी तुम्हारी नहीं, मजबूरी तो किनकी होती है? जो सवाल बना रहे होते हैं, फ्रेम कर रहे होते हैं टीचर, उनकी मजबूरी होती है, सारी टेंशन उनकी होती है कि भाई सवाल गलत ना हो जाए, इनसफिशिएंट डेटा ना हो जाए, और जो कैलकुलेशन वगैरह हो वो भी आसान आए, वो भी अच्छे आंसर ही दे। तो तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जिन्होंने भी इस सवाल को सॉल्व किया होगा उन्होंने कितनी अपनी एनर्जी खत्म करी होगी, कितना हिसाब किताब किया होगा, ये 19 ये 12 17 ये हिसाब किताब कितना कुछ किया होगा, तब जाके आर की वैल्यू उन्होंने 10 बैठाई होगी। और हमें देखो हंसते खेलते बिंदास बल्ले बल्ले करते हुए पाइथागोरस लगा लिए, आंसर आ गया 10, कोई टेंशन नहीं। तभी मैंने कहा जो सॉल्व कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भैया कोई टेंशन नहीं, बिंदास होकर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, एकदम झकास। ठीक, तो भाई आप लोग ये सोच रहे हो कि सर तो आज बिल्कुल मूड में। हाँ भाई बिल्कुल मूड में। तो बात ये आ गई कि इसके अंदर, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसके अंदर आर की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, तो आर की वैल्यू निकल के आई 10, और अगर आर की वैल्यू 10 निकल के आती है तो बेटा ये जो डिस्टेंस है 19 माइनस आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के 9। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बड़े गौर से देखें तो एक साइड 12, एक साइड 9, और तीसरा जो साइड होगा वो निकल के आएगा 5 और 10 यानी कि 15, यानी कि 9, 12 और 15 का ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कहीं ना कहीं सबसे पसंदीदा जो ट्रायंगल है, दुनिया का सबसे जो खूबसूरत ट्रायंगल है, 3, 4, 5 वाला, उस ट्रायंगल की ओर इशारा कर रही है।
हम जानते हैं कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके अंदर साइड्स होते हैं 3, 4 और 5, और उसके एंगल्स होते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। एक तो 90 होता है, दूसरा 37, तीसरा 53 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है ये भी वही वाला ट्राइंगल है, 3, 4, 5। बस हर एक साइड कितना 3 गुना बढ़ गया। देखो कितना बढ़ गया, 3 गुना ये बढ़ गया। तो 3 का ये 9 हो गया, 4 का ये 12 हो गया और 5 का ये 15 हो गया। यानी कंफर्म हो गया कि इसके अंदर भी जो एंगल्स आएंगे वो भी बिल्कुल 37 डिग्री और 53 डिग्री होनी है। तो भाई जो एंगल, जिस एंगल की जरूरत थी, दरकार थी, वो निकल के आ गई 37 डिग्री और 53 डिग्री के रूप में। अब तो भाई क्वेश्चन एकदम आसान, खत्म हो गया सवाल तो यहीं पे। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो हमें क्या करना होगा, इस 9 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट लेना होगा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में। और जैसा कि मैंने कहा था, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस। अर्थात इन दोनों के वेलोसिटी का आपको कंपोनेंट ले लेना है रेडियस के अलोंग। तो भाई 9 मीटर पर सेकेंड का जो कंपोनेंट आप निकालोगे उसके लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा, और ये एंगल कितना आएगा, 37 डिग्री। क्योंकि हमें मालूम है छोटे के ऑपोजिट छोटा, छोटे साइड के ऑपोजिट छोटा एंगल। अर्थात इसके अंदर ये जो साइड है ये 9 मीटर है, तो इस वजह से ये एंगल कौन सा, 37 डिग्री छोटा वाला आएगा, 37 डिग्री वाला एंगल। और दूसरा एंगल ये 53 डिग्री आएगा। यानी बात ये आ गई कि 9 मीटर पर सेकेंड का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल नथिंग बट बी 9 cos 37। और ये जो V नॉट है इसका अगर हम कंपोनेंट देखें बेटा तो वो निकल के आएगा V नॉट का यस cos 53 डिग्री। क्योंकि अगर ये 53 है तो ये भी तो 53 डिग्री होगा ना। ऑलराइट, तो बात ये आ गई कि इस V नॉट का जो कंपोनेंट अपने को चाहिए था कॉन्टेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर में, दैट कम्स आउट टू बी V नॉट cos 53 डिग्री। और cos 53 डिग्री कितनी होती है, 3/5। यानी कि 3/5 V नॉट शुड बी इक्वल टू यस 9 टाइम्स cos 37 बोले तो 4/5। तो इक्वेशन आपके सामने आ गया 3/5 V नॉट इक्वल टू 9 टाइम्स 4/5। 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, और ये जो 3 और 9 है इनमें से कैंसिल हो गया, ये 3 बचा। यानी V नॉट की वैल्यू सीधे सीधे निकल के आती है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकल के आती है, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि द आंसर इज दिस वन। कुछ नहीं था सवाल के अंदर। बेशक इतने देर से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, एक्सप्लेन करी, डिस्कस करी, एनालाइज करी, सारी बातें रही, लेकिन अगर हम सॉल्व करने की बात करें, मात्र सॉल्व करने की बात करें, तो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। ऑलराइट, तो बात ये आ गई कि इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये देखना होगा कि वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, और किस माइक्रो टॉपिक, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो टॉपिक है तो। एक बार पता लग गया तब आप सही सिद्धांत, सही कंसेप्ट, सही लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। अब आप ये पूछोगे कि सर इसके अंदर रोटेशनल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये कैसे क्लिक करें अपने को, ये कैसे क्लिक करें? तो इसके लिए मैं एक चीज ये बता सकता हूं आपको कि भाई इसके अंदर ए जो है वो रोल करता हुआ नहीं, वो स्लाइड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करता हुआ नजर आ रहा है, स्लाइड करता हुआ। देयर इज नो रोलिंग। कोई ओमेगा, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है इसके पास, इसलिए सीधे सीधे ये रोटेशनल मोशन से ये हट जाता है सवाल। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन यदि इस सवाल के अंदर ये जो दोनों स्फीयर्स है या ए जो स्फीयर है इसके बारे में ये बता दिया गया होता कि ये ए जो है ये खुद रोल कर रहा है, खुद रोल कर रहा है, तो भी ध्यान रखो कि उसके अंदर V नॉट की वैल्यू उस वक्त जो निकल के आएगी वो इतनी ही निकल के आएगी, वो इतनी ही निकल के आएगी, क्योंकि V नॉट और इस 9 मीटर पर सेकेंड के बीच में जो ये रिलेशन है ये उनके रोलिंग मोशन का मोहताज नहीं है, ये उनके रोलिंग मोशन का मोहताज नहीं है। वो रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, रोटेशन हो रही है नहीं हो रही है, डजंट मैटर। इसके पीछे एक ही सिद्धांत है, एक ही कारण है, और वो कारण है कि दोनों के दोनों रिजिड सरफेस है, पहली बात, और दोनों के दोनों रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए, दूसरी बात।
बरोबर। तो भाई क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों रेगुलर कांटेक्ट में है और दोनों के दोनों रिजिड है, इस वजह से निश्चित रूप से V0 और 9 के बीच में, ए और बी के वेलोसिटीज के बीच में ये रिलेशन इस वक्त आना अनिवार्य है, भले ही वो रोल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। इस सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जा सकता था यदि इसके अंदर एक ओमेगा दे दिया जाता। अगर एक को घुमा दिया जाता तो बच्चे का दिमाग अपने आप और ज्यादा घूम जाता। अगर आपके केस में लेट्स से 70% बच्चा या 60% बच्चा इसको रोटेशन का मान के चलेगा, तो अगर इसके अंदर ओमेगा दे दिया जाए तो लिख के रख लो 95% बच्चा इसको रोटेशन मान के ही सॉल्व करेगा, जबकि इसके अंदर रोटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं लगना है। इसके अंदर रोटेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगना है। इसके अंदर तो सीधा साधा क्या लगना है, न्यूटन्स लॉ का वेज कांस्टेंट, बरोबर। तो भाई बात यह आ गई कि इस सवाल को यदि सवाल पूछने वाले ने जिन्होंने भी फ्रेम किया, आई डोंट नो हु हैज फ्रेम दिस क्वेश्चन, बट जिन्होंने भी फ्रेम किया है वो इस सवाल को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप दे सकते थे। बस इसके अंदर एक ओमेगा दे देते तो बच्चे का दिमाग अपने आप घूम जाता। ऑलराइट, तो जो टीचर्स है उनको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि वो किस तरीके से, किन किन तरीकों से क्वेश्चन को टफ बना सके। जैसे इस समय मेरे पास अराउंड 3-4 टीचर्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो है कहीं कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं वो, तो उनको उनकी जो ट्रेनिंग है थोड़ी अलग होती है। उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनको ये सिखाया जा रहा है कि बच्चों को सवाल के अंदर किन किन तरीकों से फंसाया जा सकता है। तो उनकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग है और आपकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग, कि भैया आपको यह सीखना है कि कैसे, किन किन तरीकों से क्वेश्चन के अंदर जो भी भटकाव है, जो भी उसके अंदर आपको ऐसी चीजें गिवन हो जो आपको कंफ्यूज कर सके, आपकी दिशा को बदल सके, भटका सके, आपको गलत दिशा में ले जा सके, उससे कैसे बचना है। यानी टीचर्स को यह सिखाया जा रहा है कि फंसाना कैसे है और बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि बचना कैसे है। ठीक, होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, सीखा होगा, बेनिफिट हुआ होगा इस सेशन को अटेंड करने के बाद, और आगे के सेशंस के अंदर भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लगते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के सेशन में कुछ और बातें करेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए बाय बाय।